हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BA MS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कफ के वेद और वेदों के साथ साथ उनके स्थान और कर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज इससे पहले वाली वीडियो में हमने पित्त दोष और वात दोष के जो स्थान आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं उन स्थानों के बारे में, वेद के बारे में और उनके प्राकृत कर्मों के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में फिजियोलॉजी के लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कफ के वेद के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट की बात करें तो इन तीनों में से जो अष्टांग हृदय है, मतलब कि आचार्य वाग्भट, उस आचार्य वाग्भट के द्वारा ही जो है वो कफ के 5 वेद बताए गए हैं जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहला है श्लेष्मक कफ, सेकंड है क्लेदक कफ, थर्ड है बोधक कफ, फोर्थ है तर्पक कफ, फिफ्थ है अवलंबक कफ। आचार्य सुश्रुत ने इनके कफ के कार्यों के बारे में तो वर्णन किया लेकिन इनके नाम जो है वो नहीं बताए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेदक कफ की। तो क्लेदक कफ का मतलब है कि आमास्यस्य चतुर्विधस्य आहारस्य आधार स च तत्र उदक गुण आहार परकिलिनो भिन्न संगात सुख जरस्य भवति। मतलब आमास्य में जो चतुर्विध आहार का आधार, मतलब आमाशय को चतुर्विध आहार का आधार बताया गया है। ठीक है, चतुर्विध आहार का मतलब क्या है कि खादित, पित्त, लीर्ण, ये सारा का सारे जो 4 प्रकार का आहार आयुर्वेद में बताया गया है उनका आधार जो है आमाशय को बताया और वहाँ पर उपस्थित रहने वाला जो कफ है उसको ही क्लेदक कफ बताया गया है। इस क्लेदक कफ के द्वारा क्या किया जाता है कि आहार का जो पिंड रूप है उस पिंड रूप के साथ में ये क्लेदक कफ मिलकर के उसको क्लेदक कफ उसको साथ में मिलकर के उसको पतला और महीन बना देता है, जिसकी वजह से इस का जो है सुखपूर्वक, मतलब आसानी से जो है डाइजेशन हो जाता है। अष्टांग हृदय में भी आचार्य वाग्भट ने यही बताया है कि आमाशय में रहकर जो कफ अन्न के संगात, मतलब कि कड़ेपन या पिंड रूप का क्लेदन करता है उसी को क्या बताया गया है, क्लेदक कफ बताया गया है। तो आमाशय को जो है वो क्लेदक कफ का स्थान बताया है और अन्न के संगात, मतलब कि कड़ेपन, मतलब कि उसके पिंड रूप को जो है वो डिसॉल्व करके उसका आसानी से जो है डाइजेशन कराने का काम करने में जिस कफ का योगदान होता है उसी को क्लेदक कफ बताया गया। सेकंड गाइस बात करते हैं अवलंबक कफ की। तो अवलंबक कफ का स्थान जो है आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में वक्ष या थोरेसिक रीजन को बताया है और इनका कहना है कि त्रिक स्थानों को धारण करता है और त्रिक स्थानों को धारण करने के साथ साथ हृदय का अवलंबन कराने का काम इस अवलंबक कफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बताया कि जो थोरेसिक रीजन है, मतलब कि वक्ष प्रदेश है, वो इसका स्थान है ही सही। उसके अलावा त्रिक स्थानों का अवलंबन करना, अन्न के वीर्य या पोषण अंश से हृदय को बल प्रदान करना और अपने अंबु या जल क्रम से अन्य कफों को बल प्रदान करना है। टोटल मिलाकर के 3 कार्य जो है वो अवलंबक कफ के आचार्य वाग्भट ने बताया। इसमें गाइज आपको एक शब्द आ रहा होगा त्रिक स्थान। त्रिक स्थान का मतलब होता है कि बॉडी का वो स्थान जहाँ पर कोई भी 3 संरचनाएं, 3 स्ट्रक्चर आपस में मिली हुई होती है। अब इन 3 स्ट्रक्चर के अंदर बोन भी हो सकती है, मसल भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। कोई भी 3 स्ट्रक्चर जहाँ पर आपस में मिली हुई होती है उनका अवलंबन, मतलब कि उनको एक तरह से सपोर्ट प्रदान करने का काम जो कफ करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अवलंबक कफ बोलते हैं। थर्ड है गाइस बोधक कफ। बोधक कफ की बात करते हैं जिह्वा मूल कंठस्थ जिह्वा इंद्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञान वर्तते है। मतलब जिह्वा के मूल और कंठ में उपस्थित जो कफ है उसको बोधक कफ बताया गया है और इसके सौम्य, मतलब कि इसके जल गुण के कारण, इसमें जल या सौम्य अंश की उपस्थिति के कारण ये सभी प्रकार के रस जो होते हैं, 6 प्रकार के रस जो आचार्यों ने बताया उनके ज्ञान की प्रवृत्ति कराने का कार्य करता है। मतलब इसका स्थान जो है क्या हो जाएगा, जिह्वा का मूल और कंठ, और इसका कार्य क्या हो जाएगा, रस का जो है वो ज्ञान कराना। ठीक है, उसके बाद अष्टांग हृदय में भी आचार्य वाग्भट ने बताया कि रस बोधनात् बोध को रसन स्थायी, मतलब जीवा में रहकर रस ज्ञान कराने वाला जो कफ होता है उसको अपन बोधक कफ बताया। गाइस नीचे लिखा हुआ है कि 6 प्रकार का जो मनुष्य जो आहार ग्रहण करता है उसके अंतर्गत आप 6 प्रकार का जो है वो क्या ग्रहण करते हो, रस ग्रहण करते हो। और जब मुंह में उस आहार द्रव्य को रखा जाता है तो उसमें उपस्थित जो भी रस है उस रस का ज्ञान कैसे होता है उसके बारे में बताया। तो जो भी रस आप ले रहे हो पदार्थ के रूप में, मतलब द्रव्य के रूप में, पदार्थ के रूप में जो भी आप रस ले रहे हो वो रस वहाँ पर पाए जाने वाले स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो स्लाइवा प्रोड्यूस की जाती है, स्लाइवा का सिक्रेशन होता है, उस स्लाइवा के साथ में मिलता है और मिलकर के होने वाले जो रस है उस रस का जो क्या गुण है उस गुण के आधार पर उसका जो है वो अनुभव कराता है।
तो जीवांद्रिय किसी पदार्थ के रस ज्ञान को ग्रहण कर सके, इसके लिए उस पदार्थ को गुलित अवस्था में होना आवश्यक होता है। मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथि होती है उनके द्वारा स्लाइवा का सिक्रेशन किया जाता है और इन स्लाइवा के साथ में मिलकर के ये शुष्क पदार्थी रस्सू के ज्ञान कराने में मददगार होता है। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर की बात करते हैं तो 4th नंबर में आपको बताया गया है तर्पक कफ के बारे में। ठीक है, मतलब तर्पक कफ जो है वो 4th इसका टाइप बताया गया है। तो तर्पक कफ का स्थान जो है सिर को बताया गया है और संतर्पण करने के साथ साथ जो सभी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र जिसको मस्तिष्क बोला गया, उस मस्तिष्क को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तर्पक कफ के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से अष्टांग हृदय में बताया कि सिर संस्तो सतत तर्पणात् तर्पक, मतलब कि सिर में स्थित जो भी कफ का प्रकार कफ बताया गया उसको अपन जो है तर्पक कफ बोलेंगे और इसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करने का काम किया जाता है। उसके बाद में गाइज ये अपन नीचे ये लिखा हुआ है कि जो ज्ञानेंद्रिय ये इंद्रियों के मन से यह अनादि कार्य मतलब कि न्यूट्रिशन प्रदान करना जिससे ये इंद्रिय मन से सहयोग कर अपने प्राकृतिक क्रम को कर सके। ठीक है, मस्तिष्क में स्थित विचार चिंतन आदि कार्य जो मतलब कि एक तरह से ब्रेन के या फिर मस्तिष्क के जो भी कार्य है वो आसानी से हो सके, सफलतापूर्वक हो सके, उसके लिए मेन रोल जो है वो उसको ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम जो है वो मस्तिष्क को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? ये तर्पक कफ जो है वो करता है। उसके बाद में लास्ट जो बात करते हैं श्लेष्मक कफ की। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा करेक्शन है, आपको पित्त नहीं यहाँ पर कफ जो है वो लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्लेष्मक कफ तो संधिस्थ श्लेष्मा सर्व संधि संश्लेषात सर्व संध्य अनुग्रह करोति, मतलब संधियों में स्थित श्लेष्मा जो है वो सभी प्रकार की संधियों का संश्लेषण करती है और इस प्रकार वह समस्त संधियों का अनुग्रह मतलब कि उनको जो है बनाए रखती है। अष्टांग हृदय में बताया गया है कि संधि संश्लेषात संश्लेषक संधिसु स्थित, मतलब अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बताया है कि जो कफ संधियों में रहकर संधियों का संश्लेषण करता है उसे संश्लेषक कफ कहते हैं। गाइज आप मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर इस बात को बात करें तो इसकी बात करें तो जहाँ पर भी जॉइंट बनता है तो ज़्यादातर जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो उस साइनोवियल फ्लूइड की जो फ्लूइड कंटेंट है उस फ्लूइड कंटेंट के अंदर जो एक तरह से वाटर या फिर बोलते श्लेष्मा का जो भाग है, म्यूकस का जो पार्ट है, उस म्यूकस के पार्ट के रूप में जो कफ प्रेजेंट है उस कफ को ही एक तरह से यहाँ पर संज्ञा दी गई है श्लेष्मक कफ की। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हमने बात किया श्लेष्मक कफ के बारे में, उसके बाद में तर्पक कफ के बारे में और अबोधक कफ, उसके बाद अवलंबक कफ और क्लेदक कफ के बारे में। आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।